हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। मतलब हमारे पास सॉल्वेंट लिक्विड है, उसके अंदर हमें किसी सॉलिड सॉल्यूट को डिसॉल्व करना है, ये हमें आज स्टडी करना है। वैसे मैंने कहा था कि आज हम राउल्ट्स लॉ करेंगे, उसी से ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये टॉपिक्स जो है अब तक जितने भी हमने टॉपिक कर लिए उनके बीच में ये टॉपिक्स भी हैं, मिसलेनियस टॉपिक है। ये करने जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हम किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते। और उससे पहले मैं एक और चीज क्लियर करूंगी। हमने फर्स्ट लेक्चर में मोल फ्रैक्शन किया था। मोल फ्रैक्शन का हमने सिंबल, मैंने कहा था कि एक्स है उसका सिंबल। एक्स नहीं होता, मतलब एक्स लिख देते हैं हम, पर मेनली जो उसका सिंबल होता है इसको ऐसे डिनोट करते हैं, काई। काई बोलते हैं इसको, चाई नहीं, काई। ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे, काई से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चीज मुझे क्लियर करनी थी कि x जो हमने लिखा है मोल फ्रैक्शन का सिंबल, वो x ना होके काई होता है। x हम लिख देते हैं, बोल देते हैं, बट मेनली होता काई है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। अब देखो हमारे पास कोई लिक्विड है, जैसे मान लो एक गिलास पानी है, इसमें मैंने 1 स्पून शुगर डाल दी। ये 1 ग्लास वाटर और उसमें 1 स्पून शुगर मैंने डिसॉल्व की। जैसे ही इसको मिक्स करोगे ये कंप्लीटली इसके अंदर क्या हो जाएगी, सोल्यूबल। ठीक है, फिर उसके बाद अगर इसमें और चम्मच चीनी डालोगे, मान लो इसी पानी में हमने 3-4 चम्मच और डाल दिए चीनी के, 3-4 मोर स्पून्स ऑफ शुगर, तब भी ये क्या होता जाएगा, डिसॉल्व होता जाएगा। लेकिन जब इसमें और एक्सीड करते जाओगे, सोल्यूट का अमाउंट इंक्रीज करोगे, सोल्यूट इंक्रीज करते जा रहे हो ना, चीनी को ही तो इंक्रीज कर रहे हो। मैंने कहा है ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमने ये पढ़ लिया था। अब इसमें क्या हो रहा है, पहले 1 चम्मच चीनी डाला, घुल गया, 3-4 चम्मच और चीनी के डाले, घुल गए। लेकिन जैसे जैसे सोल्यूट को इंक्रीज करते जाओगे, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इसमें और चीनी नहीं घुलेगी, इस 1 गिलास पानी में और चीनी डिसॉल्व नहीं होगी। इसमें क्या होगा, ऐसा बन जाएगा सॉल्यूशन कि कुछ तो डिसॉल्व हो गया, जितनी इसकी कैपेसिटी थी डिसॉल्व करने की सॉल्वेंट की, वो तो डिसॉल्व हो गई, लेकिन नीचे आपको दिखने लगेंगे पार्टिकल्स, चीनी के पार्टिकल्स नीचे अनडिसॉल्व पड़े रह जाएंगे। फिर क्या करते हो, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो अब ये इसमें डिसॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी, डिसॉल्व हो गई। अब इसमें और डालते जाओगे सॉल्यूट, वो डिसॉल्व होता जाएगा, होता जाएगा, जब तक उसको गर्म करते हो, टेम्परेचर जब तक उसका हाई रहेगा। लेकिन जैसे ही उसको कूल होने रख दोगे ना, ठंडा होना, ये जो चीनी हमने एक्स्ट्रा इसमें डालकर घुली है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो घुल गई है, ठंडा होने पे वो ही चीनी प्रेसिपिटेट आउट होनी स्टार्ट हो जाएगी, रिक्रिस्टलाइजेशन उसकी हो जाएगी, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, जो कि क्या है यहाँ पे, सोल्यूट। मैं दोबारा बता दूंगी सारा कि क्या क्या किया है। हमने 1 गिलास पानी लिया था, उसमें 1 चम्मच चीनी घोल दी थी, वो घुल गई, पूरी मिक्स हो गई। फिर हमने क्या किया, और चीनी ऐड करनी शुरू की, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच और डाल दिए। मतलब सोल्यूट का अमाउंट बेसिकली हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, वो डिसॉल्व होनी, मतलब डिसॉल्व होती रहेगी, कंटिन्यूअसली डिसॉल्व होती रहेगी। लेकिन फिर एक पॉइंट आएगा जब ये और घुलेगी नहीं, इसको पॉइंट को जिसपे और सोल्यूट नहीं घोल सकते, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। ये मैं अभी सारा लिखवाऊंगी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, अब ये इसमें और घुली नहीं चीनी, ये हमें बॉटम पे, जो भी ग्लास है हमारा पानी का, उसके बॉटम पे हमें जो है अनडिसॉल्व पड़ी हुई दिखेगी। फिर हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ये जितने भी जो भी थे अनडिसॉल्व सोल्यूट था, वो फिर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा उसमें। फिर हमने यहाँ पे और ऐड कर दिया सोल्यूट, और सोल्यूट ऐड करते गए, वो घुलता गया, घुलता गया, तब तक वो घुलेगा जब तक हमने टेम्परेचर क्या रखा हुआ है, इंक्रीज करके रखा हुआ है, हायर टेम्परेचर पे हम उसको कर रहे हैं डिसॉल्व। और
फिर इसको ठंडा होना जब रख दोगे, जो सॉल्वेंट है वो बचा या नहीं बचा, लेकिन जो सोल्यूट है वो रिक्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसको नॉर्मल भाषा में बताती हूँ। एक गिलास पानी, चीनी घोलती घुल गई। आप नींबू पानी वगैरह बनाते हो, अब तो गर्मियां हैं बनाओगे, तो नींबू पानी वगैरह बनाओगे, थोड़ा सा पानी लेके उसमें चीनी घोलते तो वो घुल जाती है। लेकिन अब क्या किया, एक गिलास पानी में एक गिलास ही चीनी डाल दी। नॉर्मल टेम्परेचर पे वो नहीं घुलेगी, वो पानी के नीचे बैठी हुई सेटल्ड हुई आपको दिखेगी। लेकिन जैसे ही हीट करोगे ना उसको, वो सिरप में चेंज हो जाएगी, चाशनी बन जाएगी। बनाई है चाशनी, चीनी ज्यादा डाल के उसमें कम पानी डाला जाता है और वो मेल्ट हो जाती है हीट करके, तो वो लिक्विड हमारे पास बन जाता है, मतलब वो डिजोल्व हो गया उसके अंदर। लेकिन उस चाशनी को जब ठंडा होना रखोगे ना, वो बिल्कुल सॉलिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाती है। उसको हम पॉइंट को बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन पॉइंट, या फिर प्रोसेस क्या हो गई, रिक्रिस्टलाइजेशन हो गई। इस लैंग्वेज में तो समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने चीनी को डिसॉल्व करने की प्रोसेस को सॉलिबिलिटी में बताया। अब इसी हिसाब से हम 3 तरह के सॉल्यूशन स्टडी करते हैं, 3 टाइप्स के सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट अमाउंट। सोल्यूट का अमाउंट कितना है सॉल्यूशन के अंदर, उस हिसाब से हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, वो हम आज स्टडी करेंगे। इसी सॉल्युबिलिटी में क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट। कितना सोल्यूट उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप्स के, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड से पहले अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड से पहले हम लिखेंगे अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। सेकंड है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और थर्ड है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पहले मैं तीनों को एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिख के आपको मतलब आगे डेफिनेशन लिख के दे दूंगी, आप नोट कर लेना उसको, पहले समझो इसको। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अभी जैसे मैंने एग्जांपल से बताया, शुगर और वाटर के एग्जांपल से आपको समझ आ ही गया होगा। फिर भी जिसका कंसेप्ट ये वाला क्लियर नहीं हुआ है, आप यहां पे समझ लेना सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट का अमाउंट कम होता है सैचुरेशन पॉइंट से। सैचुरेशन पॉइंट बोलो या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलो, इक्विलिब्रियम पॉइंट। सोल्यूट का अमाउंट क्या होगा, सैचुरेशन पॉइंट से कम होगा। और सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, अब जिस पॉइंट पे और सोल्यूट नहीं घोल सकते वो हमारा सैचुरेशन पॉइंट। अब इसके अंदर कम है सोल्यूट, इस पॉइंट से कम है, यानी इसमें हम और सोल्यूट घोल सकते हैं ना, मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व in a given solvent at a given temperature। देखो कई जगह लिखा होता है टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर को भी साथ में मेंशन किया होता है, लेकिन प्रेशर का बहुत ही कम इफेक्ट होता है सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। गैसेस की बात होगी अगर लिक्विड्स में, वहां पे प्रेशर अपना रोल प्ले करेगा, बट यहाँ पे कोई रोल नहीं होता, सिग्निफिकेंट कोई रोल नहीं है। तो आप यहाँ पे एट अ गिवन टेम्परेचर पे भी इसको खत्म कर सकते हो, प्रेशर आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस क्या लिखोगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बताओगे कि एक सोल्यूट मतलब एक सॉल्यूशन जिसके अंदर अ सॉल्यूशन इन विच
मैं यही डेफिनेशन इसकी कंप्लीट कर रही हूं। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज लेसर देन दी सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट से कम होगा सोल्यूट का अमाउंट, और इसके अंदर क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट से कम है, सैचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट है जिसपे और सोल्यूट नहीं घोल सकते हम, लेकिन इसमें क्या है, कम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे और सोल्यूट हम घोल सकते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर। एक सॉल्वेंट के अंदर और सोल्यूट यहाँ पे घोला जा सकता है। और इसके अंदर क्योंकि सोल्यूट घुलता जा रहा है, यहाँ पे कोई भी सोल्यूट जो है अनडिसॉल्व स्टेट में नहीं रहेगा। नो सोल्यूट विल रिमेन अनडिसॉल्व। अनडिसॉल्व कुछ नहीं रहेगा, सब घुल जाएगा। और एग्जांपल इसमें वही दोगे, एग्जांपल क्या दोगे, 1 स्पून शुगर इन 1 ग्लास वाटर। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी को घोल दिया, वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। यहाँ पे और सोल्यूट हम घोल सकते हैं, और इसके अंदर कोई भी सोल्यूट जो है अनडिसॉल्व नहीं रहेगा। ये हो गया हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ मतलब अमाउंट जो है सोल्यूट का कम रहेगा सैचुरेशन पॉइंट से। या इसको ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज लेसर देन इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू। ठीक है, अपनी इक्विलिब्रियम वैल्यू से कम होता है यहाँ पे सोल्यूट। अब यहां पे ये हो गया अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में मतलब सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गए हम, समझ गए ना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब सैचुरेशन पॉइंट हमने अटेन कर लिया। यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करोगे, नॉर्मल डेफिनेशन तो हमने पढ़ी हुई है, जो लिखा होता है कि अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर पे और सोल्यूट नहीं घोल सकते, वो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बट इसको वैसी भाषा में मतलब इसको इस तरह से कैसे लिखोगे सोल्यूट के कंपैरिजन में, क्योंकि हमने क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट लिखा है ना, तो उस बेसिस पे डेफिनेशन क्या लिखोगे, ए सॉल्यूशन which contains a solution which contains, अगर ये नोट कर लिया हो तो मैं इसको रब कर दूं, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं इसको रब कर देती हूँ क्योंकि फिर वहां पे बहुत ज्यादा ही कंजस्टेड हो जाएगा। क्या लिखोगे, अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute that can be dissolved in a solvent at a given temperature। अब ये सुनो क्या लिखा है, मैंने अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में बताया था कि सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, जिस पॉइंट पे और सोल्यूट नहीं घोल सकते हम सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, जिसके अंदर वो पॉइंट आ चुका है। अगर वो पॉइंट आ चुका, इसका मतलब है उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट है सोल्यूट का, जो उस गिवन टेम्परेचर पे घोला जा सकता है उस सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, एक सॉल्यूशन जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट है सोल्यूट का, जिसको हम घोल सकते हैं एक सॉल्वेंट के अंदर एट अ गिवन टेम्परेचर, वो हमारा हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेशन पॉइंट भी लिख लो, सैचुरेशन द पॉइंट of equilibrium at which no more solute can be dissolved in a given solvent
at a given temperature, at a given temperature। अब ये देखो सैचुरेशन पॉइंट क्या हो गया, वो पॉइंट इक्विलिब्रियम का, इक्विलिब्रियम है ये भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इक्विलिब्रियम ऐसे पढ़ता है, इक्विलिब्रियम, जिसपे और सोल्यूट नहीं घोल सकते हम एक गिवन सॉल्वेंट के अंदर एट अ गिवन टेम्परेचर, वो हमारा हो जाएगा सैचुरेशन पॉइंट। और सैचुरेशन पॉइंट आ गया तो हमारा कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट जितना घुल सकता है एक सॉल्वेंट के अंदर एक टेम्परेचर पे। एट अ गिवन टेम्परेचर हम बार बार क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करना है, यहाँ टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना है, फिक्स्ड रखना है, तो यहाँ पे बार बार मैं एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर लिख रही हूँ। तो एट अ गिवन टेम्परेचर एक सॉल्वेंट के अंदर जितना घुल सकता है सोल्यूट वो हमने घोल दिया। अब इसके बाद जो सोल्यूट हम ऐड करेंगे वो अनडिजॉल्व्ड उसके अंदर रहेगा, ठीक है। अब सैचुरेटेड इसे सैचुरेशन पॉइंट से ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन की दूसरी स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो, जो बेसिक स्टेटमेंट है, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट, यहीं से सेम लिखना है, नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, वो सेम लिखना है यहीं पे, ठीक है। मतलब सैचुरेशन पॉइंट से ही क्या बन गई, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की स्टेटमेंट बन गई, ठीक है। और इसमें एक और लाइन क्या लिख सकते हो कि जो एक्स्ट्रा सोल्यूट होता है, यहां पे लिख दोगे एक्स्ट्रा सोल्यूट विल रिमेन अनडिसॉल्व, क्योंकि देखो जहां पे हमने मैक्सिमम, मैं बार बार इस पे जो है बहुत जोर डाल रही हूँ कि मैक्सिमम अमाउंट है सोल्यूट का जो घुल गया एक सॉल्वेंट के अंदर, तो अगर हम एक्स्ट्रा सोल्यूट इसके अंदर डालेंगे वो क्या रहेगा, अनडिसॉल्व रहेगा ना, यानी एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन और ये अनडिसॉल्व सोल्यूट, ये दोनों क्या रहेंगे आपस में, इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ठीक है। इट रिमेन्स, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या रहेगा, इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विद इक्विलिब्रियम विद अनडिसॉल्व सोल्यूट। अब अनडिसॉल्व सोल्यूट के साथ इक्विलिब्रियम में रहने का क्या मतलब है, हमने और सोल्यूट डाला, घोलते जा रहे, ठीक है, एक्स्ट्रा सोल्यूट मैंने कहा है अनडिसॉल्व रहेगा, जो डिसॉल्व होगा, जितना अमाउंट एक्स्ट्रा डिसॉल्व होगा उतना ही उसमें से प्रेसिपिटेट आउट होता रहेगा, रिक्रिस्टलाइजेशन वहां पे होती जाएगी। आपको बॉटम पे ग्लास के या कंटेनर के जिसमें भी आप सोल्यूट सॉल्वेंट का मिक्सचर कर रहे हो, सोल्यूशन बना रहे हो, एक्स्ट्रा सोल्यूट जो भी होगा वो अनडिसॉल्व रहेगा। अगर घोलने की कोशिश करोगे कुछ ना कुछ पार्टिकल्स फिर से क्या आ जाएंगे, रिक्रिस्टलाइज हो जाएंगे, तो ये क्या रहता है, इक्विलिब्रियम यहाँ पे इन दोनों के बीच में रहता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनडिसॉल्व सोल्यूट की। तो ये था हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड हो गया, सैचुरेटेड हो गया, अब करते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड के नाम से ही पता चल रहा होगा कि कुछ ना कुछ लिंक्ड है इससे, कि इतना तो हमने घोल दिया, अब इसके सुपीरियर ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और अभी मैंने जो स्टार्टिंग में जो एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने बताया था कि एक सॉल्यूशन जिसके अंदर और सोल्यूट नहीं घुल रहा है और हम टेम्परेचर क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, तो अब वो घुलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वो ही सॉल्यूशन जिसके अंदर हमने टेम्परेचर इंक्रीज करने पे और सोल्यूट, एक्स्ट्रा सोल्यूट जो यहाँ अनडिसॉल्व था ना उसको डिसॉल्व कर दिया टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, तो वो हमारा कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, ये एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है, इट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। भाई ये समझ जानेंगे इक्विलिब्रियम है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है सॉल्यूशन की
नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सॉल्यूशन which contains हायर कंसंट्रेशन, उसमें मैक्सिमम हो गया था, अब उस मैक्सिमम कंसंट्रेशन से भी हायर कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ dissolved solute than the सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमने बात फिक्स कर दी थी कि जो सोल्यूट है वो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन उसके बाद भी अगर और भी जो सोल्यूबल स्टेट मतलब सोल्यूट जो है डिसॉल्व स्टेट में अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी, तो वो क्या होगा हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और यहां तो इक्विलिब्रियम आ गया था, लेकिन अब हम इक्विलिब्रियम से थोड़ा और आगे चले गए, इक्विलिब्रियम खत्म कर दिया हमने, तो वो कौन सा बन जाएगा, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट बन जाएगी। और ये स्टेट होती है हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल भी कह सकते हो और इसको मेटास्टेबल भी कह सकते हो, मेटास्टेबल स्टेट। याद रखना भाई, ये हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट के बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को। अनसैचुरेटेड कौन सा था, जिसमें सैचुरेशन पॉइंट से कम था सोल्यूट का अमाउंट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा था, जिसमें सैचुरेशन पॉइंट जितना ही था, मैक्सिमम अमाउंट था जितना घोल सकते हैं। और सुपर सैचुरेटेड जिसमें इससे भी ज्यादा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज्यादा सोल्यूट का अमाउंट होगा, डिसॉल्व्ड सोल्यूट, डिसॉल्व्ड सोल्यूट। क्योंकि इसमें तो हमने जब एक्स्ट्रा डाला था वो क्या रह गया था, अनडिसॉल्व रह गया था, यहाँ क्या आ गया, ये डिसॉल्व फॉर्म में आ गया, हायर कंसंट्रेशन हो गई है हमारी सोल्यूट की, तो ये बन गया हमारा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। और इसके अंदर और क्या लिख सकते हो, जो सिंपल सी लैंग्वेज है, मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व in a given solvent by increasing टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाओगे ना तो हमारे पास जो सोल्यूट है वो और ज्यादा डिसॉल्व हो सकता है उस सॉल्वेंट के अंदर सॉरी। और फिर जब इसको कूल करोगे, जितना एक्सेस में एक्स्ट्रा था ना, यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट से जितना भी एक्स्ट्रा वो था सोल्यूट, वो क्या हो जाएगा, रिक्रिस्टलाइज, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोल्यूट। भाई अगर हैंडराइटिंग की कोई दिक्कत हो तो बता देना, मैं हैंडराइटिंग थोड़ी इम्प्रूव्ड लिखूंगी यहाँ पे। तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोल्यूट हो जाएगी जैसे ही उसको सॉल्यूशन को ठंडा करोगे। अब जैसे इसमें एग्जांपल, मैंने सैचुरेटेड सॉल्यूशन में तो एग्जांपल नहीं बताया था शायद, सैचुरेटेड में वही एग्जांपल आ जाएगा सेम, शुगर इन वाटर का ही, क्योंकि 3-4 चम्मच तो चीनी के एक गिलास में घोल सकते हो, 3 या 4 घोल सकते हो, घुल जाते हैं। इसका एग्जाम्पल जरूरी है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, हनी मेन एग्जांपल, ये याद रखना। हनी तो देखा ही होगा कितना क्रिस्टल से, आज कल प्योर तो नहीं आता है हनी, तो वो क्रिस्टल से उसकी जो बॉटल है, हनी की बॉटल जो भी है, उसके अंदर आपको क्रिस्टल्स क्लियर नजर आते हैं इसके, क्योंकि वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। तो ये थे हमारे पास 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ गिवन सॉल्वेंट। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज किया है, बाकी दोनों में टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट। और ये भी साथ साथ नोट करते रहा करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि फिर मुझे ये क्लियर करना होता है। अब देखते हैं फैक्टर्स, किन किन फैक्टर्स पे ये जो सॉल्युबिलिटी है सोल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of solids in liquids। भाई ये सारा इसी में चल रहा है, solubility of solids in liquids, ये टॉपिक है मेन, उसके सब पार्ट्स हो गए टाइप्स ऑफ
सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट, और फिर नेक्स्ट हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। अब मेनली 3 ही फैक्टर्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट किस नेचर का है? 2 ही नेचर होते हैं, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। अब एक कंसेप्ट आपने सुना होगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये वाला कंसेप्ट सब नहीं सुना होगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, 8th-9th क्लास में ही आ जाता है। अब सोल्यूट 2 तरह के हैं, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। पोलर या नॉन पोलर ना कह के हम इनको बोलते हैं आयनिक, आयनिक सोल्यूट, और नॉन पोलर में हमारे पास आ जाएंगे कोवलेंट। पोलर और नॉन पोलर देख के कईयों ने ये भी अजम्पशन करना शुरू किया होगा कि ये तो सॉल्यूशन सॉल्वेंट के होते हैं पोलर और नॉन पोलर, तो बट सोल्यूट पोलर भी हो सकता है, पोलर के केस में आता है आयनिक, और नॉन पोलर के केस में आता है कोवलेंट या मॉलिक्यूलर। मैंने ये पोलर और नॉन पोलर इसलिए लिखे हैं क्योंकि अब जिसमें हमें डिसॉल्व करना है, सॉल्वेंट के अंदर हमें डिसॉल्व करने हैं ना, तो वो सॉल्वेंट भी कैसे होते हैं? 2 तरह के होते हैं, पोलर, नॉन पोलर। जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो डिसॉल्व होंगे पोलर में, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलर डिसॉल्व करेगा पोलर को, और नॉन पोलर डिसॉल्व होंगे नॉन पोलर में। और पोलर में हमारे पास जो मेन एग्जांपल आता है वो आता है वाटर। वाटर को ही हम यूज करते हैं आयनिक सॉल्वेंट्स के लिए। अब आयनिक सॉलिड्स के एग्जांपल्स पता है आपको, NaCl, KCl, KNO3, ये सारे हमारे कौन से सॉल्यूट हैं? आयनिक सॉल्यूट्स होते हैं। फिर मॉलिक्यूलर में हमारे पास, मॉलिक्यूलर में तो कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मॉलिक्यूल है मीथेन, मतलब इनऑर्गेनिक वाले सॉल्ट्स को छोड़ के बाकी सब जितने भी हमारे आ जाएंगे इनमें आ जाएंगे, मॉलिक्यूलर वगैरह में आ जाएंगे। ठीक है, ये किस में डिसॉल्व होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। और नॉन पोलर में कौन से वाले? ऑर्गेनिक। कौन कौन से? बेंजीन, CCl4, CCl4 होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, एसीटोन। ठीक है, ये हमारे हो गए नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। बेसिकली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हमारे डिसॉल्व होता है कोवलेंट और मॉलिक्यूलर सोल्यूट, और आयनिक सोल्यूट डिसॉल्व होता है आयनिक सॉल्वेंट में। ये दोनों सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट की कैटेगरीज। ठीक है, इसमें यही लिखना नेचर ऑफ सोल्यूट। किस तरह से करते हैं ये? लाइक डिसॉल्व्स लाइक का कंसेप्ट यहां चलता है। द पोलर सोल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, whereas the non-polar solute, covalent and molecular solute dissolves in organic solvents like benzene, carbon tetrachloride and acetone. तो इसमें क्या लिखोगे? The ionic solute dissolves in polar solvents like water. ठीक है, whereas covalent and molecular solids dissolve in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के एग्जांपल ये लिख देना, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड एसीटोन। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। उसके बाद सेकेंड फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब जिन भी सॉल्वेंट्स का हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट,
बेसिकली केमिस्ट्री में जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये क्वांटिफाई करता है पोलैरिटी एक सॉल्वेंट की, पोलैरिटी ऑफ अ सॉल्वेंट। बस इतना याद रखना, इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आपको कोई फिजिक्स वाला फॉर्मूला पूरा नहीं लगाना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद रखना कि केमिस्ट्री में क्वांटिफाई करता है किस चीज को, पोलैरिटी ऑफ ए सॉल्वेंट की। जैसे यहां पे हमने वाटर को लिया एज अ सॉल्वेंट, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80, बहुत हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब ये जितना ज्यादा पोलर है, कांस्टेंट इसका हाई है ना, तो इसका मतलब क्या है, हाई इसकी पोलैरिटी है, यहां लिख लो, और इसको डिनोट तो एप्सिलॉन से ही करते हैं, पता है ना। तो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई पोलैरिटी, मैक्सिमम will be solubility of solute। जितना ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतनी ही ज्यादा पोलैरिटी होगी उसकी सॉल्वेंट की, और उतनी ही मैक्सिमम उसके अंदर सॉल्युबिलिटी होगी सोल्यूट की। क्योंकि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने का क्या मतलब है, और ये तो पता है ना कि सोल्युबिलिटी कौन सी होगी, पोलैरिटी वाले में किसकी होगी, आयनिक सोल्यूट की होगी ना। तो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है, ये मिनिमाइज करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस बिटवीन सोल्यूट पार्टिकल्स। सोल्यूट पार्टिकल्स की आपस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस हैं उनको ये मिनिमाइज करता है, और इसलिए उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है सॉल्वेंट के अंदर। यहां पे लिख देती हूं मैं, आयनिक सोल्यूट, आयनिक सोल्यूट की बात हो रही है, और यहाँ सोल्यूट पार्टिकल्स लिखो या फिर आयंस लिखो, क्योंकि आयनिक सॉलिड है तो वो आयंस में टूटेंगे। जब उनकी आपस में नहीं बनेगी, अपनी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है वो कम हो गई ना, आपस में नहीं बनी, तो वो किससे जाके बात करेंगे, सॉल्वेंट से ही करेंगे ना। जैसे ये सोल्यूट, ये सॉल्वेंट प्रेजेंट है, इसमें आयंस है, अब इन आयंस की आपस में नहीं बन रही, तो वो क्या करेंगे, सॉल्वेंट के साथ ही इंटरेक्शन करेंगे, और जितनी ज्यादा इंटरेक्शन होगी सॉल्वेंट के साथ उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट ऑन दी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या क्वांटिफाई करता है, पोलैरिटी ऑफ अ सॉल्वेंट। जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी, अभी देखा है कि पोलर डिसॉल्व करेगा पोलर को, जितनी ज्यादा पोलैरिटी उतना ही ज्यादा आयनिक सोल्यूट या आयनिक सॉलिड हमारा डिसॉल्व हो जाएगा। सॉल्यूट की जगह यहाँ पे ना सॉलिड भी वर्ड लिख सकते हो, सॉलिड, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि सॉल्यूट कहां से लेके आए। तो जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ही वो मिनिमाइज कर देगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस बिटवीन आयंस, जो भी सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनके जो आयंस में टूट रहे हैं वो उनकी आपस की इंटरेक्शन कम कर देगा। आपस की इंटरेक्शन कम होगी तो वो सोल्यूशन मतलब सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन ज्यादा करेंगे और सॉल्युबिलिटी उनकी इंक्रीज हो जाएगी। और ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मैंने सिंबल लिखा है, ये एप्सिलॉन ना लिख के लिखा होता है कापा, मेनली कापा, कापा, इसको कापा स्टडी करते हैं, कापा रीड करते हैं, ठीक है, कापा से इसको डिनोट करते हैं। और वैसे यहाँ इसका कोई लेना देना नहीं है, इतना इस दिमाग पे जोर नहीं डालना है, सिर्फ ये याद रखना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेनली क्वांटिफाइज द पोलैरिटी ऑफ अ सॉल्वेंट। केमिस्ट्री में यहाँ आपको इतना ही पढ़ना है, जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतनी ज्यादा पोलैरिटी, और ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब लास्ट फैक्टर करते हैं टेम्परेचर। थर्ड एंड लास्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के भी ना दो है, मतलब इसका भी दो तरह से इफेक्ट होता है, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ सॉल्युबिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ सॉल्युबिलिटी। दो तरह के इफेक्ट्स होते हैं, टेम्परेचर चेंज या टेम्परेचर वेरिएशन कैन अफेक्ट
द solubility as, लाइन ऐसे याद नहीं रखनी, बस ये याद रखना कि नेचर ऑफ सॉल्युबिलिटी कैसा है, कैसे नेचर की सॉल्युबिलिटी है, उस हिसाब से हम टेम्परेचर की, नेचर ऑफ सॉल्युबिलिटी की जगह ना डिसोल्यूशन करो। सॉल्युबिलिटी तो क्योंकि बार बार सॉल्युबिलिटी आएगा फिर अजीब रहेगा। नेचर ऑफ डिसोल्यूशन, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ डिसोल्यूशन, किस तरह की डिसोल्यूशन हो रही है सोल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर। टेम्परेचर वेरिएशन को हम दो तरह से स्टडी कर सकते हैं। अब प्रोसेस जो डिसोल्यूशन की है वो या तो होगी एक्सोथर्मिक, पहले एंडोथर्मिक लिखो, एंडोथर्मिक याद करना बहुत आसान है, उसके अपोजिट क्या चलेगा हमारा, एक्सोथर्मिक। या तो प्रोसेस है हमारे डिसोल्यूशन की एंडोथर्मिक या प्रोसेस है एक्सोथर्मिक। देखो एक्सो का मतलब एग्जिट, एग्जिट करना है यहां से, एग्जिट, और थर्मिक मींस हीट, हीट एग्जिट कर रही है रिएक्शन मिक्सचर से, यानी बाहर, ठीक है, बाहर चली गई हीट, हीट इज इवॉल्व। और एंडो का मतलब इनसाइड, यानी यहां पे हीट क्या हो रही है, एब्सॉर्ब, यहां पे हीट इज रिलीज्ड। इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ, यहीं पे आ जाओ एंडोथर्मिक। स्टार्टिंग पे चलो, स्टार्टिंग पे जो समझाया था उसमें मैंने कहा था कि सोल्यूट को डिसॉल्व करना है सॉल्वेंट के अंदर, सोल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हो सॉल्वेंट के अंदर, और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया तो हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, और टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सोल्यूबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और ज्यादा सोल्यूबल हो गया सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर। वही कंसेप्ट हमने यहां लगाना है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट कर रहे हो, सॉल्यूशन बना रहे हो, और प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक, हीट इसे रिक्वायर्ड है, मुझे सोल्यूट और घोलना है इसके अंदर, हीट रिक्वायर्ड है, सोल्यूट और घोलना है, तो मैं जब टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अब इसको लीच एटलियर प्रिंसिपल से समझाती हूँ। देखो मैंने कहा एंडोथर्मिक सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन क्या होती है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट रिक्वायर्ड है। और स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है तो हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। अब इसको लीच एटलियर प्रिंसिपल से देखो, +1 में पढ़ा ना लीच एटलियर प्रिंसिपल, लीच एटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हम किसी भी रिएक्शन में कोई भी कंडीशन खुद से चेंज करते हैं, मैं ये रिएक्शन यहां दोबारा लिख रही हूं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, एंडो का समझ में आ गया ना तो एक्सो का खुद समझ आ जाएगा, इससे समझ आएगा तो ठीक है, वरना नॉर्मल भाषा में तो हम याद कर ही लेंगे इसको। पर मैं कहती हूँ कि चीजें याद नहीं करनी चाहिए, उसको समझना चाहिए, क्रैमिंग नहीं करनी है। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट कर रहे हो, सॉल्यूशन बना रहे हो, ठीक है। लीच एटलियर प्रिंसिपल कहता है कि हम किसी रिएक्शन में कोई भी कंडीशन अगर खुद इंपोज कर रहे हैं, खुद कुछ भी चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, इनमें से कुछ भी खुद चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम हमारा वहां शिफ्ट होगा जहां पे ये जो हमने चेंज किया उसको वो अपोज करे, ठीक है, मतलब उसको खत्म करने की कोशिश करे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज किया, और ये मिक्सचर कैसा हो रहा है, ये जो मिक्सिंग हो रही है इनकी आपस में वो कैसी हो रही है, एंडोथर्मिक, यानी इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, जहां पे ये जो टेम्परेचर की वेरिएशन है कम होती जा रही है, और कम कहां होगी, इसी डायरेक्शन में आके ही होगी ना। दोबारा समझो, मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूं, इसको हीट दी जा रही है, हीट दी जा रही हूं, और ये क्या कर रहा है, उस हीट को एब्जॉर्ब करता जा रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है,
सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स हो रहे हैं और क्या बनता जा रहा है, सॉल्यूशन बनता जा रहा है। सोल्यूबिलिटी और सोल्यूट इंक्रीज। बस इतनी सी बात थी। लाइन अगर ये वाली समझ आ गई ना तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर हम कंडीशंस को, जो भी रिएक्शन कंडीशंस है उनको खुद चेंज करते हैं तो हमारा रिएक्शन का इक्विलिब्रियम वर्ड आया था सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर याद हो, तो इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट हो जाता है जहां पे वो इम्पोज्ड इफेक्ट क्या हो, कैंसल आउट हो, उसको अपोज करे, वो नलीफाई हो जाए। मैं कह रही हूं मैं यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ, ये मिक्सचर ऐसा है जो हीट को खींचे जा रहा है, हीट यूज कर रहा है उस हीट को, तो जो हीट यूज कर रहा है ये कहाँ जाएगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा ना। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉलिड की इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये डन। और यहाँ पे सॉलिड, सोल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा एक चीज यहां पे ये भी लिख लेना, एंथैल्पी चेंज इज पॉजिटिव। एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव क्यों आया, हीट बाहर निकल नहीं रही है, हम अंदर दिए जा रहे हैं हीट, मतलब ऐड कर रहे हैं ना, तो एंथैल्पी चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव। इस तरह से याद रखना एंथैल्पी चेंज को, फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे मत करना। ये देखना कि जितनी हीट बाहर जा रही है अगर उसका अमाउंट गिवन हीट से, जो उसको हम सप्लाई कर रहे हैं उससे कम है, ये वाली बाहर निकलने वाली हीट अगर सप्लाइड हीट से कम है तो ये पॉजिटिव रहेगा। ऐड अगर ज्यादा कर रहे हो, देखो मान लो 2 पॉइंट ऐड किए, 1 पॉइंट बाहर गया, इससे ये कैंसिल, तो किसमें आई एंथैल्पी, पॉजिटिव में। अगर 1 पॉइंट ऐड किया और 2 पॉइंट बाहर निकल गए तो एंथैल्पी किसमें आएगी, नेगेटिव में, याद रखें। ऐसे ही सेम एक्सोथर्मिक में क्या आएगा, अगर इसका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट हो रहा है, यहां तो पहले से ही हीट निकले जा रही है, सोल्यूट, इसको समझो, क्या पता आपको इससे समझ आ जाए, क्योंकि कईयों को ये वाला कंसेप्ट समझ आता है एंडोथर्मिक का, कईयों को एक्सोथर्मिक का समझ आता है, तो मैं दोनों ही बता रही हूं। सॉल्यूशन, अब यहां पे मैंने टेम्परेचर किया इंक्रीज और इधर ये एक्सोथर्मिक है, बाहर हीट निकली जा रही है, इधर तो हीट पहले से ही निकली जा रही है, टेम्परेचर में इंक्रीज कर रही हूँ, हीट इधर निकल रही है, बाहर निकल रही है, तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होएगा, जहां ये बढ़ती हुई हीट क्या हो रही है, कम हो रही है ना, अपोज कर रहा है इस चेंज को, तो अपोज कहां होएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इस केस में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। बस इतना सा कंसेप्ट है ये हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। आज का टॉपिक यहाँ पर खत्म। फिर भी अगर इस टॉपिक में किसी को कोई भी डाउट हो, मुझे लगता है कि टेम्परेचर वाले पॉइंट में डाउट आएगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट बनाकर अपलोड कर दूंगी, वहां से आप देख लेना। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।